Hello friends and welcome to Fill the Form. My name is Nidhu Chaudhary, your UGC नेट पेपर फर्स्ट फैकल्टी। आप सभी को ही पता है हम लोग यूनिट वाइज जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, PYQ बनते हैं, MCQ PYQ वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यूनिट 2 जो है, यूनिट 1 हमने कवर कर लिया है और यूनिट 2 जो है उसको हमने कल से स्टार्ट किया हुआ है। आज हमारा सेकेंड डे है। तो यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके अकॉर्डिंग आज की जो भी क्लास है, क्लास नंबर है 41। ठीक है, तो क्लास नंबर 41 में जो भी है वो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से क्या है, जो भी है हम लोग उसमें और भी डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो? यस, एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को एक बात बता दूं कि एंड ऑफ क्लास जो भी डाउट्स हैं वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी कोई भी हमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ओके, कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस आंसर करने बैठते हैं तो काफ़ी जो हमारा क्वेश्चंस है वो काफ़ी रॉन्ग भी हो जाते हैं, समझ में भी नहीं आते हैं, और जो भी होता है वो हमें नहीं करना है। ठीक है, और हम लोग काफ़ी जो भी हैं उसमें डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। और प्लीज़ कोई भी क्वेश्चंस वो एंड ऑफ क्लास हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, और बिल्कुल भी फोकस जो भी है वो हमारे जो भी क्वेश्चंस है उस पर होना चाहिए। ठीक है, ओके। देन फ्री बैच के लिए हमने आपको बताया ही है कि फ्री बैच यहाँ पे यूट्यूब पर जो भी क्लासेस होने वाली है वो सब आपको फ्री में मिलेंगी। ठीक है, यूट्यूब पर सब फ्री है, बट अगर नोट्स चाहिए, फिर जो भी MCQ PYQ की जो भी सीरीज चाहिए, बुक्स चाहिए, वो सब आपको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पेड का भी आपको पता ही है कि कैसे कैसे पेड हैं, आप सबको पता ही है। और UGC नेट की एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको PYQ विथ आंसर एंड फ्री नोट्स एंड 100+ मॉक टेस्ट की सीरीज आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और UGC नेट के लिए जो भी आपका है वेबसाइट, तो वेबसाइट पर क्या करना है आप सभी को ही पता है, कैसे उसको देखना है, उसमें क्या जाकर आपको क्या करना है वो सब आपको पता ही है। ठीक है, यस यस, वेरी गुड, यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। यस, यस, और नया बैच प्रारंभ हो चुका है, आप सभी को ही पता है। 17 अक्टूबर से हमने हमारा जो भी क्लासेस था वो स्टार्ट हमने कर लिया है, जिसमें आपको 9 AM यानी मॉर्निंग में हमें MCQ PYQ की क्लास मिलते हैं, 11 आपको पेपर फर्स्ट के लिए मिलते हैं, 2 PM 12 PM आपको मैथ DI की मिलते हैं, और 2 PM को आपके ICT के मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, सभी जो भी क्लासेस है वो एग्जाम्स के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेस्ड कमेंट की बात करें ना, तो आज का जो भी कमेंट था ना वो लाना थोड़ा सा रह गया है। उस अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो मैं अभी ही आपको शो करा देती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ा रह गया है, उस वजह से मैं आपको अभी ही उसका जो भी कमेंट है वो शो करा देती हूँ। कौन कौन ने कमेंट किया है आपको अभी ही बता देती हूँ। तो पहला कमेंट किसने किया है? तो पहला कमेंट है भाई चेतन का, चेतन यादव। थैंक यू सो मच मैम, आज की क्लास जो है वो बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और आपने अंदर की जो क्या है
कमियां भी जानने को मिली, यस, और एक्टिव होकर पढ़ने का जो भी इंस्पिरेशंस हैं वो भी मिला। अगेन थैंक यू सो मच चेतन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच बच्चा। और आपको जो भी डाउट्स था उस वजह से आई रियली वेरी सॉरी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं पता था कि आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो। मुझे ऐसा लगा था कि आप रेगुलर हो फिर भी आप थीसिस के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछ रहे हो, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो वो है भाई। और जो भी है शिवानी उपमन्यु का दूसरा कमेंट है, शिवानी उपमन्यु का। थैंक यू सो मच मैम, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो रही स्टार्टिंग में, बट इट्स ओके, कल का सेशंस में बेस्ट दूंगी। यस, वेरी गुड। फिर है यूज़र भाई, पता नहीं नेम क्या है। थैंक यू मैम, हमारी एंड फिल फॉर्म मुझे ऐसे क्लासेस के नीड्स थी। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। दीपिका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। और सभी लोग क्या रेडी हो, हम लोग स्टार्ट करें, हमारी जो भी क्लासेस है उसको स्टार्ट करें। सब लोग रेडी हो, एक बार यस कर दो कमेंट बॉक्स में, इन द कमेंट बॉक्स यस। यस, वेरी गुड, रेडी, सब लोग रेडी ना? यस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहला क्वेश्चन को रीड आउट करो और आंसर दो। ये रिसर्च के टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चंस को आपको देखना होगा सही से, ठीक है। टाइमर को भी साथ साथ में मैनेज कर लेना भाई, टाइमर को भी देख लेना। किसी शोध की गहराई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है, किससे? शोध का शीर्षक, अनुसंधान के उद्देश्य, अनुसंधान पर कुल व्यय या अनुसंधान की अवधि। व्हाट इज द राइट आंसर बच्चों? प्लीज कोई डिस्कशंस ना करके क्वेश्चंस पर फोकस करो भाई, सब लोग क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे, कोई भी। यस, the depth of any research can be judged by टाइटल से, ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जेक्टिव से, या फिर एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च से, या फिर ड्यूरेशन से, किसे? यस, इसका आंसर होगा बी पार्ट, यानी अनुसंधान का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो मेन पर्पस करता है। डीप रिसर्च के लिए जज हम किसे करते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव जो है रिसर्च का वो ही मेन पार्ट है उसमें, यानी अनुसंधान का जो भी उद्देश्य है ना वही सही होगा, ना कि शीर्षक होगा, ना कि व्यय होगा, यानी उस पर कोई भी कुल व्यय हुआ है वो नहीं होगा, और उसकी अवधि भी नहीं मायने करती। यानी पीएचडी होता है ना, जो भी बच्चों आप समझो मेरी बात, पीएचडी जो होता है ना, तो पीएचडी में मिनिमम 3 इयर्स का होता है, बट आपको अगर इसमें एक्सटेंशन लेना है तो आप ले सकते हो उसको, 5 ईयर कर सकते हो, 10 इयर्स, काफ़ी रिसर्च ऐसे होते हैं जो 10 ईयर तक चलते हैं, तो आप उसमें ड्यूरेशंस तो नहीं करा सकते। फिर टाइटल, तो टाइटल से हम लोग नहीं कर सकते कि वो कितना गहरा हो सकता है, ठीक है। तो उसके उद्देश्य कौन कौन से हैं वो हमें फाइंड आउट करने की नीड होगी, तो उसका सही आंसर होगा बी पार्ट। आई होप यू आर क्लियर एवरीबडी। इसके एक्सप्लेनेशंस भी यहाँ पे साथ में मैं लेकर आई हूँ, तो देख सकते हो आप लोग कि शोध के उद्देश्य, अनुसंधान उद्देश्य के बयान के रूप में बताए गए हैं, या शोध पत्र थीसिस के प्रारंभिक अध्याय में परिकल्पना से जुड़े हुए हैं, वर्णन करते हैं कि अध्ययन क्या हासिल करने की उम्मीद करता है,
वे अनुसंधान समस्या के महत्व और ज्ञान में उन्नति की प्रभावकारिता के संकेतक हैं। जो अध्ययन प्रदान करने का दावा करता है, किए गए व्यय का अनुसंधान प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय का अध्ययन की गुणवत्ता या मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही कोई शीर्षक का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये बाबत उसमें प्रभाव नहीं करने वाली है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, या फिर इसमें और भी ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि किसी शोध की गहराई का अंदाजा किससे लगाया नहीं जा सकता, तो ये बाकी के जो 3 हैं और वो देंगे, और जो सही है 3 में से 1 देंगे, और जो भी सही है उनमें से 3 देंगे। तो आपको उसका सही आंसर जो है वो फाइंड आउट करना होगा कि शीर्षक से उसकी गहराई नहीं मापी जाती, फिर कुल व्यय जो है उससे भी नहीं मापी जाती, और जो भी अनुसंधान की जो भी अवधि है उससे भी नहीं मापी जाती। तो इसका सही आंसर वही होगा कि जो अनुसंधान की जो उद्देश्य है तो वही ही सही होगा। ओके, तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करो भाई, बी वाले अपने आप को +2 कर सकते हैं। और सेकंड नंबर का क्वेश्चंस देखो, अच्छे से रीड आउट करो। अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। दिसंबर 2006 में ये क्वेश्चंस आ चुका है। रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, क्लासिफाइड किसे करा जाता है, वर्गीकृत कैसे करा जाता है, किस प्रकार से करा जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिक्स, अप्लाई और एक्शन रिसर्च, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान, दार्शनिक, ऐतिहासिक सर्वेक्षण और प्रायोगिक अनुसंधान, और उपरोक्त सभी। व्हाट इज द राइट आंसर, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कैसे हम लोग उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, है ना। तो क्लासिफाइड के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, वर्गीकृत करना है। राइट आंसर ऑल द अबाउ, ये सभी प्रकार हैं क्लासिफाइड के, यानी वर्गीकृत कौन कौन से होते हैं, यानी रिसर्च जो है वो कौन कौन से पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है। तो बेसिक्स होता है, अप्लाइड होता है, एक्शन रिसर्च होता है, फिर क्वालिटिव होता है, क्वांटिटिव भी होता है। ठीक है, फिर फिलोसॉफिकल होता है, हिस्टोरिकल होता है, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी होता है। तो ये सभी टाइप्स हैं उसको क्लासिफाइड करने के लिए। ओके, ये भी ध्यान में रखना होगा आप सभी को। क्लियर एवरीबॉडी? आई होप यू आर ऑल क्लियर। तो क्या होगा देख सकते हैं हम लोग कि शोधकर्ता के द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के शोधों को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पद्धति के आधार पर प्रायोगिक, सर्वेक्षण, ऐतिहासिक, दार्शनिक शोध करना, और एप्लीकेशंस, बेसिक, अप्लाइड और एक्शन के आधार पर 16 लॉजिक, डिटेक्टिव और इंडक्टिव के आधार पर पूरी तरह से प्रक्रिया के आधार पर मात्रात्मक और गुणात्मक
होता है, यानी गुणात्मक मात्रात्मक को आप क्वालिटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च भी बोल सकते हो। गुणात्मक अनुसंधान ये गलत हो गया है भाई, ओके, ये गलत वर्ड आ गया है, ठीक है। अनुसंधान HRI, लेकिन नॉइलोटिक्स यह अवधारणा वैचारिक और अनुभवजन्य अनुसंधान के आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध करना होता है। तो ये सभी टाइप्स है भाई क्लासिफाइड करने के लिए, यानी रिसर्च को क्लासिफाइड करने के लिए सभी प्रकार के जो भी टाइप्स यूजफुल होते हैं वो सबका लिस्ट आउट यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे से देखना है। ओके, क्लियर? जिन्होंने डी आंसर दिया था वो सब अपने आप को +2 कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि जो डी में +2 जो भी ऑल द अबाउ है यानी उपरोक्त तो सभी है वो ही हमें करना है, तो नहीं, काफी बार वो भी गलत हो जाता है। तो आपको यहाँ पे पर्टिकुलर यही क्वेश्चंस में डी इज राइट आंसर है। ओके, तो जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करें और 3rd नंबर के क्वेश्चन को देख सकते हो। वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता है, क्या है भाई? अनुभवजन्य है, सैद्धांतिक वय है और प्रयोगात्मक है, क्या है? The main characteristic of scientific research is empirical, theoretical और experimental and all of the above, यानी all of these। दिसंबर 2007 में ये क्वेश्चंस आ चुका है। डी इज राइट आंसर, यानी वो अनुभवजन्य यानी इंपेरिकल भी है, सैद्धांतिक यानी थियोरिकल जो भी रेट है वो भी होता है, और उसमें उसके बाद है एक्सपेरिमेंटल, तो वो भी है, प्रयोगात्मक भी है। तो ये सभी ही राइट आंसर हैं। तो बाय बेड चल मत चलना, ठीक है, बेड एक जाता है वहीं पे दूसरा जाए तीसरा जाए, वैसा नहीं करना है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर समझो क्वेश्चंस को समझना है, और डी इज राइट आंसर, डी वाले +2 कर सकते हैं भाई। ओके, यस मैम, कैसे होगा? तो डी ऐसे होगा बच्चों कि वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने वाले शोधकर्ता परिकल्पना का उत्पन्न करते हैं और एकत्रित डेटा प्रायोगिक के साथ इसका परीक्षण करते हैं, नए सिद्धांतों यानी सैद्धांतिक का विकास करना, और पहले कोई परिणाम नहीं यानी अनुभवजन्य की पुष्टि या स्वीकार करें, ठीक है। तो वो अनुभवजन्य की पुष्टि और अस्वीकार भी करता है, ठीक है, इसलिए वो डी इज राइट आंसर है। 4th नंबर का क्वेश्चंस देखो। 4th नंबर के क्वेश्चंस में क्या है भाई? हिंदी नीचे आ गया है और ऊपर इंग्लिश चला गया है, तो उस अकॉर्डिंग देख लेना बच्चों। ओके, authenticity of a research finding is its originality, objectivity, valid to plume and all of the above, all of these। यहाँ पे 2-3 वर्ड्स नए आ गए हैं, ठीक है, ये गलत है। यस, एक शोधकर्ता की प्रामाणिकता किसकी है?
मौलिकता, निष्पक्षता, प्लॉम की वैधता और ये सभी क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निष्पक्षता होनी चाहिए। प्रामाणिकता किसकी होगी? ऑब्जेक्टिविटी की होगी, यानी निष्पक्षता की होगी। कोई भी पक्षपात वहां पे नहीं हो सकता है, ठीक है। खोज जो शोध खोज की प्रामाणिकता जो है वो निष्पक्षता के रूप में होनी चाहिए। मौलिकता नहीं होनी चाहिए, प्लॉम की वैधता भी नहीं होनी चाहिए, और उपरोक्त तो सभी भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेड चाल जिसने चली है ना, डी दिया हुआ है, वो सरासर गलत है, ठीक है, वो सरासर गलत है। यहाँ पे डी नहीं आता है। ओके, तो जिन्होंने सी दिया हुआ है वो ही अपने आप को +2 कर सकते हैं। मैम कैसे होगा सी? तो एक शोध अध्ययन के निष्कर्षों की रिपोर्ट सूचना एकत्र करने के लिए नियोजित पद्धति पर आधारित है। वर्णित कार्य प्रणाली स्पष्ट संकेत देती है कि शोध के निष्कर्षों को निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट किया गया है या नहीं। एक शोध खोज की जो टर्म है वो प्रामाणिकता इसकी रोज ऑब्जेक्टिविटी द्वारा स्थापित की जाती है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिविटी है, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी के द्वारा होती है, ठीक है, स्थापित की जाती है। तो सी इज राइट आंसर। जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो अपने आप को +2 कर सकते हैं। और 5 नंबर का क्वेश्चन देखो, 5 में क्या है? फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक अनुसंधान निम्नलिखित की क्षमता को दर्शाता है। नए आदर्शों का संश्लेषण करें, नए सिद्धांतों की व्याख्या करें, शोध से संबंधित मौजूदा सामग्री का मूल्यांकन। ये गलत हो गया है भाई, ओके, ये गलत है। और विभिन्न विषयों के बारे में मौजूदा साहित्य का अध्ययन करें, ठीक है। तो फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट द एबिलिटी टू यस, इसका राइट आंसर होगा भाई बी पार्ट, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल, नए सिद्धांतों की व्याख्या करना होगा, ठीक है। फंडामेंटल क्या होगा? एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल, ओके। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है अपने आप को +2 करे भाई, जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करें। मैम कैसे होगा? तो बुनियादी, शुद्ध या मौलिक अनुसंधान में वैज्ञानिक सिद्धांतों को अध्ययन करने और प्राकृतिक या अन्य घटनाओं की बेहतर समझ या आंतरिकी भविष्यवाणी के लिए नए सिद्धांतों को उजागर करने के लिए वैज्ञानिक पुंगिब अनुसंधान का उद्देश्य है, ठीक है। वैज्ञानिक अनुसंधान, ये गलत हो गया है, ओके। वैज्ञानिक अनुसंधान का उद्देश्य है। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 कर सकता है, बी वाले अपने आप को +2 करें। एंड यस, वेरी वेरी हाई, यस 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 यस।
यस, वेरी वेरी हाई ही होना चाहिए. ओके, यस, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड. यस, 6 नंबर का क्वेश्चन देखो कि 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या है. वह अध्ययन जिसमें अन्वेषण एक प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करते हैं उसे कहलाता है. क्या कहलाता है भाई? सर्वेक्षण अनुसंधान, एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च के रूप में, ऐतिहासिक अनुसंधान या फिर योगात्मक अनुसंधान. व्हाट इज द राइट आंसर? सर्वे रिसर्च बोलते हैं, एक्सपो फैक्टो रिसर्च बोलते हैं, या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं, या फिर समेटिव रिसर्च बोलते हैं. क्या बोलते हैं भाई? योगात्मक, ऐतिहासिक, एक्सपोस्ट एंड सर्वेक्षण. यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रांस एंड इफेक्ट इन नो एज स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर, यानी एक अध्ययन में कौन सा इन्वेस्टिगेटर यानी अन्वेषण एक प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करता है. क्या होगा इसका सही आंसर? सर्वे होगा, एक्सपोस्ट होगा, ऐतिहासिक होगा, या फिर योगात्मक होगा. व्हाट इज द राइट आंसर अबाउट 6? यस, इसका सही आंसर होगा बी पार्ट, यानी एक्सपोस्ट फैक्टो इसको बोल सकते हो. तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 कर सकता है भाई. जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है ना वो अपने आप को +2 कर सकता है. यस मैम, कैसे होगा? तो मैम ऐसे होगा ना मेरे प्यारे बच्चों कि कार्यातर अनुसंधान एक अर्थ प्रायोगिक अध्ययन है, और प्रायोगिक अध्ययन के विपरीत प्रतिभागियों को स्थितियों के यादृच्छिक असाइनमेंट के बिना यह जांचना कि कैसे एक स्वतंत्र चर यानी कारण प्रतिभागियों में अध्ययन से पहले मौजूद है, यह एक आश्रित को प्रभावित करता है. ये जो चर है वो आश्रित चर को प्रभावित करता है. ठीक है, इस वजह से बी पार्ट इज राइट आंसर. एक्सपोस्ट फैक्टो जो है वो सही आंसर है. 7th नंबर का क्वेश्चन देखो. 7th नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है, आराम से रीड आउट करो क्वेश्चंस को.
समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचारों को आकर्षित करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय कानून को लागू करने वाला शोध कौन सा होगा भाई? समस्या का पहले तो क्वेश्चंस को समझो, क्वेश्चंस में क्या पूछा है, मुझे कौन समझाएगा कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है? मुझे कौन समझाएगा कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस है, मुझे कौन बताएगा? मैम ने आप सभी को ये थ्योरी करवा ली है तो आप सभी को आना ही चाहिए। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार को आकर्षित करना है। ठीक है, पहला तो ये है कि समस्या जो भी उत्पन्न हुई है उसके जो भी विचार है उसको अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से कैसे करें आकर्षित, वो फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, उसलिए जो भी क्षेत्र चुना गया है, वो जो भी क्षेत्र है जिसमें अध्ययन होने वाला है, वो अध्ययन के समय जो भी कानून को लागू करने वाला शोध है वो कौन सा है। अब समझ गए आराम से क्वेश्चंस को कि समस्या के टाइम जो भी स्पष्ट विचार को आकर्षित करने वाला जो भी क्षेत्र अध्ययन है उसमें समय कानून को लागू करने वाला जो भी शोध है वो कौन सा है? तो अनुप्रयुक्त अनुसंधान है, एक्शन रिसर्च है, प्रायोगिक अनुसंधान है और उनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा भाई इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा प्रायोगिक अनुसंधान। यहाँ पे काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज राइट आंसर, है ना? समझ गए? जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है, मान लो कि जो भी समय अध्ययन के लिए जो भी दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है, जो भी उत्पन्न हुआ है वो सब आपको फाइंड आउट करना है। उस समय जो भी कानून लागू करवाया जाता है वो कौन सा होता है, कौन सा शोध होता है? तो वो होता है प्रायोगिक अनुसंधान, वो होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ओके, तो सी इज राइट आंसर। मैम कैसे होगा? तो यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा कि क्षेत्र अध्ययन एक प्रयोगशाला का या कार्यालय के बजाय अध्ययन के विषय के प्राकृतिक स्थान संदर्भ में किए गए शोध का एक गैर प्रयोगात्मक तरीका भी है। ठीक है, तो क्षेत्र अध्ययन जो है वो उसमें पहले तो प्रयोगशाला और कार्यालय के बजाय अध्ययन के विषय की प्राकृतिक स्थान संदर्भ में किए गए शोध का एक गैर प्रयोगात्मक तरीका भी है और किसी समस्या के तत्कालीन समाधान का प्रगतिशील सुधार के लिए क्रियात्मक शोध किया जाता है। मौलिक अनुसंधान सिद्धांतों को लागू करते समय निर्धारित करता है ताकि अनुसंधान क्षेत्र के अध्ययन के दौरान उन सिद्धांतों कानूनों का उपयोग या लागू किया जा सके जिससे अनुसंधान समस्या के बारे में स्पष्ट विचार प्राप्त हो सके और अंतर्दृष्टि प्राप्त हो सके। इस वजह से सी इज राइट आंसर। जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 कर सकते हैं। जिन्होंने सी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करो। यस, वेरी गुड। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, अनुसंधान हमेशा होता है। कैसा होता है भाई? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, फिर भी ये लास्ट ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस के रूप में भी है। पुराने ज्ञान की पुष्टि करना, नए ज्ञान की खोज करना, ज्ञान के बीच की खाई को भरना और ये सभी क्या होगा?
आराम से पहले रीड आउट करो, क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। मैं यही बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस को अच्छे से समझो। सिंपल है, उस वजह से हमने ये कर दिया, उस वजह से ये कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल है बट ऐसा भी पूछता है भाई, ऐसा भी पूछा जाता है, तो आपको वो ध्यान में रखना होगा यार, इतने सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। द रिसर्च इज ऑलवेज कैसा होता है भाई, तो वो होता है ये सभी में क्या है, तो उसको हम लोग देखें कि पुराने ज्ञान की पुष्टि करता है, नए ज्ञान की खोज भी करता है, और ज्ञान के बीच की खाई को भी भरता है। ये सब होगा एक रिसर्च। ओके, वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज एंड फिलिंग द गैप बिटवीन नॉलेज। ओके, जो भी गैप बची है, यानी आप आराम से ये समझ सकते हो, सिंपल सा एक टॉपिक है मनुस्मृति, ठीक है। ये टॉपिक है मेरा, तो इसमें हम लोग मेरा जो पर्पस है वो क्या है, तो उसमें जो भी पहले जो भी मान्यताएं हुई थी, जब उसको जलाया गया था, ठीक है, जलाया गया था, और उसमें अकॉर्डिंग जो भी ऐसा हुआ था कि मनुस्मृति में हमें ऐसा मिल रहा है कि कोई भी गर्ल्स है उसको हम लोग अकेला नहीं रख सकते, जब वो छोटी है तो उसका ध्यान पिता रखते हैं, जब वो बड़ी बनती है तब उसका भाई रखता है, और जब नहीं वो पिता ही रखता है, और जब उसकी शादी हो जाती है ना, तो शादी हो जाती है उसके बाद उसका ध्यान उसके पति रखते हैं। ऐसा जो सोच था, यानी वो था नहीं बट ऐसा माना जाता था कि ऐसा मनुस्मृति में है, बट एक्चुअली में क्या है वो ऐसा नहीं है। जब मनुस्मृति आप जब पढ़ोगे तो ऐसा है कि जो लड़की है, जो भी कोई भी गर्ल्स है, तो गर्ल्स को क्या, तो गर्ल्स का जो भी ध्यान है, यानी उस अर्थ में है कि उसकी रक्षा कौन करता है, तो उसके पिता करते हैं। जब वो बड़ी बनती है तो उसका भैया रक्षा करता है, जब वो उससे भी बड़ी बनती है तब वो उसका पति करता है, और जब वो उसके जो भी बच्चे होते हैं तो वो बच्चे में जो भी लड़का है वो उसकी रक्षा करता है। आपने देखा होगा कि जब हमारी दादी का ही एग्जाम्पल दे लो, तो वो जब छोटी होती थी तब वो क्या करती थी, तब वो उसके पापा उनकी रक्षा करते थे, ठीक है। जब वो बड़ी हुई तब वो बाहर जाती थी ऐसे वैसे, तो वो भैया के साथ जाती थी, ठीक है, तो वो भैया रक्षा करते थे। जब वो उससे भी बड़ी हुई, यानी जब वो किसी की वाइफ बनी, तब वो उसके पति के साथ जाने लगी, है ना। जब वो उसके पति जब नहीं रहे, तब वो जब बूढ़ी हो गई, तब बूढ़ी होकर किसने ख्याल रखा, तब उसके बेटे ने ख्याल रखा। वो सब सिंपल सा है, बट काफी लोगों की ऐसी मान्यताएं है कि मनुस्मृति में ये दिया हुआ है, उस वजह से मनुस्मृति गलत है, तो वो गलत मानकर वो लोग जला दिए, ठीक है। तो जला दिए तो उसको किस बेसिस पर किया, तो वो किया उसका इंग्लिश में जो भी उसका ट्रांसलेट हुआ था उस अकॉर्डिंग उन्होंने किया। उन्होंने जो भी मेन है वो नहीं देखा था, उस अकॉर्डिंग वो गलत फहमी हो गए, है ना। जो गलत फहमी हो गई तो एक्चुअली में क्या है, और जो भी बताया जा रहा है वो क्या है, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी बिटवीन का जो भी नॉलेज है, उसमें जो भी गैप हो गई है ना, वो गैप को हमें फिल करना है। यानी जब मैं रिसर्च करूंगी तब मैं उनको बताऊंगी नहीं ये नहीं है, इसमें ये है, ठीक है। जब मैं ये करूंगी तो वो एक प्रकार का हो गया रिसर्च। पता चला आपको, जो है तो सही बट उसको हमें और भी अच्छा बनाना है, उसमें जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी किसी ने गलतियां की है, उसको फाइंड करना है कि ये नहीं ये है, ये नहीं ये है, ठीक है। ऐसा जो भी है वो सब हमें करना है, तो ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, उसका जो भी एक्सप्लेनेशन है वो कम शब्दों में दिया हुआ है, बट
मैंने आपको बस समझा दिया जो इनफ है आपके लिए। तो फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अनुसंधान को किसी विषय के विस्तृत अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें नई जानकारी की खोज, अन्वेषण की प्रक्रिया शामिल होती है। पुराने मौजूदा ज्ञान में एक नए समझ प्राप्त करना या उसका सत्यापन करना या स्थापित ज्ञान में लापता लिंक सूचना की आपूर्ति, ये सब जो है वो इसका सही आंसर होगा, यानी ऑल ऑफ द अबाउ, यानी ये सही होगा। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 कर सकता है। डी वाले अपने आप को +2 कर दो भाई। ओके, यस। 9th नंबर का क्वेश्चन देखो, एक्शन रिसर्च की बात की हुई है, यहाँ पे जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसकी बात की हुई है। तो क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? यस, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी क्रियात्मक अनुसंधान वो है जो तत्काल समस्या को हल करने के लिए किया गया एक शोध है। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च इज ए रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएटली प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स होता है, यहाँ पे आप सिंपल सा एक वर्ड भी देख सकते थे, एक्शन। एक्शन कब करते हैं भाई? यहाँ पे वो एक्शंस की बात नहीं है जो भी फिल्म में होती है, यानी मूवी में जो भी एक्शंस होती है वो एक्शंस की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्शंस की बात है, जो भी प्रॉब्लम्स होता है हम लोग तत्काल में कौन सा एक्शंस लेते हैं। यानी जैसे कि मान लो कि कोई भी यहाँ पे बारिश हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, तत्काल में क्या करेंगे, हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। क्या एक्शन लेंगे? उसको पनिश करने नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे जो भी चीज़ें भीगी होती हैं उसको हम लेकर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देंगे। वो हो गया एक प्रकार का एक्शन। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च क्या होता है? तो वैसे ही रिसर्च में भी होता है भाई, तो वो उस अकॉर्डिंग होता है कि जो तत्काल समस्याओं को जो उत्पन्न होती है, जो भी समस्या तत्काल में उत्पन्न होती है उसको हल करने के लिए किया गया एक शोध है, वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान। ओके, क्लियर है? आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस है, फिर भी 2009 में ये क्वेश्चंस दिसंबर के शिफ्ट में आ चुका है, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि किस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है, जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करें। और यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशंस भी दिया हुआ है कि कार्रवाई अनुसंधान एक तत्काल समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया है या व्यक्तित्व की एक टीम द्वारा प्रगतिशील समस्या को हल करने की एक चिंतनशील प्रक्रिया के रूप में कार्य करता है, मुद्दों को संबंधित करने के तरीकों में उत्तरोत्तर सुधार करे। यानी जो भी गलतियां हुए हैं, जो भी रिसर्च के दौरान जो भी गलतियां हुई है, या मान लो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ गलतियां हो गई है, तो यहाँ पे तात्कालिक रूप में जो भी सही है उसको सुधार करना, वो होता है एक्शन, वो होता है एक्शन रिसर्च। ओके, आई होप you all clear। उसके बाद 10th नंबर का क्वेश्चंस देखो, हेरफेर हमेशा का हिस्सा है, हेरफेर हमेशा का हिस्सा होता है। क्या होता है? मैनिपुलेशंस इज ऑलवेज ए पार्ट। किसका पार्ट होता है? मैनिपुलेशंस जो है वो किसका पार्ट होता है? ऐतिहासिक का, मौलिक का, वर्णनात्मक का, या फिर प्रायोगिक का? किसका होगा भाई?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पार्ट। फंडामेंटल रिसर्च यानी मौलिक अनुसंधान, हेरफेर की जाती है, मैनिपुलेशंस की जाता है, कब किया जाता है? जब मौलिक होता है भाई, ऐतिहासिक में नहीं होता, वर्णन में भी नहीं होगा और प्रयोगशाला में भी नहीं। वो जो है ना, ये तीनों वो बहुत ही परफेक्शन वाले होंगे, ठीक है, वो इसमें बहुत ही परफेक्शन होंगे। बट मौलिक जो है ना, फंडामेंटल जो है, उसमें गलतियां होती है, तो उस वजह से बी इज राइट आंसर, बी पार्ट होगा सही आंसर। प्रायोगिक अनुसंधान में एक चर में हेरफेर करना और उनके विरुद्ध अन्य चर के व्यवहारों को पढ़ना शामिल है, ठीक है। तो प्रायोगिक अनुसंधान में एक चर को हेरफेर करना और उसके जो भी विरुद्ध है उसको अन्य चर के व्यवहार को पढ़ना शामिल होता है, इसलिए बी इज राइट आंसर। जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 कर सकते हैं, ठीक है। यस, बी इज राइट आंसर। व्हाट्स योर स्कोर? स्कोर कार्ड सेंड करो फटाफट से, अपना स्कोर कार्ड सेंड करो। मैं सबका स्कोर देखती हूँ भाई, सबको सेंड करना है, अपना जो भी स्कोर रहा है वो आपको सेंड करना है। वेरी गुड। यस, वेरी गुड वेरी गुड। 20 में से कितने नंबर मिले भाई, आप सभी को बताना है, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। वेरी गुड वेरी गुड। यस, हाउ इज द क्लास? कहाँ पे बताओगे मुझे? इन दी कमेंट बॉक्स, मुझे अभी ही लाइव कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आप मुझे कहाँ पे बताओगे कि क्लास जो है वो कैसा रहा आज का। साथ साथ में ये भी बताओ कि आपका जो भी दिन है वो भी कैसा रहा, बिकॉज आज बिल्कुल इफेक्टिव क्लासरूम हुई। कम्युनिकेशन जो था वो बहुत ही बेसिक सा रहा, क्योंकि मैंने बीच में किसी से कोई बात नहीं की, उस वजह से आपका जो भी क्लास है वो कैसा रहा, क्लास का माहौल कैसा रहा, वो भी मुझे बताओ। और कहाँ बताओगे वो मुझे कहाँ बताओगे? जो भी कमेंट है वो कहाँ बतानी है? मैं बार बार यही बोल रही हूँ यार। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाउ इज द क्लास, वो मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, सभी को कमेंट करना ज़रूरी है, सबको कमेंट करना होगा। ओके, मैं सबका वेट करूंगी, मैं सबकी कमेंट्स देखूंगी, सबको आंसर दूंगी, और अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, वो सब भी आप वहाँ पे लिख लेना, वहाँ पे मेंशन कर देना, तो भी मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगी। ओके, और जो भी आज के क्वेश्चंस हुए हैं उसमें अगर कुछ भी डाउट्स हैं तो डायरेक्टली डाउट के लिए मुझे आप कभी भी चैलेंज कर सकते हो, चैलेंजेबल क्वेश्चंस के रूप में आपको मैं बता रही हूँ। जैसे एनटीओ को चैलेंज करता है वैसे ही आप भी मुझे चैलेंज कर सकते हो कि मैम यहाँ ये गलत है। ओके, मैं एक्सेप्टेड करने के लिए रेडी हूँ ऑलवेज। बट आपको प्रॉब्लम बस इतना है कि आपको मुझे डेट वाइज बताना है। जैसे कि मान लो आज के 6 नंबर के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स हुआ, बट आपको ये लिखना है कि जो भी आज डेट है ना, आज कौन सी डेट है भाई? 6 ही है। वेरी गुड, 6 डेट में 6 ही क्वेश्चंस में प्रॉब्लम।
तो 6 दिसंबर जो भी है उसके अकॉर्डिंग 6 नंबर के जो भी क्वेश्चंस है उसमें मुझे प्रॉब्लम्स हुआ है, ठीक है। ये मुझे डेट के वाइज लिखना होगा, तो मैं उसको आराम से फाइंड आउट करके आप तक वो सॉल्यूशंस पहुंचा दूंगी। ओके ओके, समझ गए भाई, समझ ला, समझ गए, यस। और अगर कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, तो ये ऑलवेज से मेरा जो भी टेलीग्राम आईडी है वो आपके पास है ही, आप मुझे कभी भी यहाँ पे मैसेज कर देना। अगर मैं फ्री नहीं होंगी तो ही मैं आपको आंसर नहीं दिया होगा, अगर मैं फ्री होंगी तो मैं आपको तुरंत आंसर उसका और जो भी सॉल्यूशंस होगा वो आपको कर दूंगी। ओके ओके एवरीवन, क्लियर हो? क्लियर क्लियर ना? ये टेलीग्राम का है भाई, यस ये टेलीग्राम का है, जो भी है ये टेलीग्राम का है। टेलीग्राम पे ये अप्लाई कर दोगे, कोड आईडी अप्लाई कर दोगे तो मेरी आईडी आपको मिल जाएंगी। और नया बैच प्रारंभ हो चुका है, 9 बजे हमारी क्लास होती है एमसीक्यू पीवाईक्यू की, 11 बजे होती है पेपर 1 की थियोरी की, 12 बजे होती है मैथ डीआई की, 2 PM को होती है आईसीटी की, तो आपको ज्वाइन करनी है। ओके okay, I hope you are clear. Congratulations 350 स्टूडेंट विदाउट एनी पेड कोर्स हमारे साथ रहकर, उन लोगों ने जो भी हमारे साथ रहकर जो भी अपना सिलेक्शंस किया है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके आप सबको पता ही है कि हम लोग डेली एक मोटिवेशनल के लिए लाते हैं, बट क्या करें हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है। बट आज थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग आज उस पर बात कर लेते हैं कि जिसने भी खुद को खर्च किया है ना, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है भाई। तो ये आपकी मेहनत जो है वो रंग लाती है। तो वो क्या करना है भाई आपको, तो आपको अभी अच्छे से प्रिपरेशंस करनी है। प्रिपरेशंस करोगे ना तब ही एक दिन आप इतने बड़े बनोगे, इतने बड़े बनोगे कि दुनिया ना आपको गूगल पर सर्च करेंगी भाई, हाँ जी ये बंदा है, ये बंदी है, उसको सर्च करो भाई। ऐसा तब होगा जब आप अभी आज का जो भी खर्च है ना वो आप पढ़ाई पर करोगे, तो ही ये पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आपको ये करना है। ओके ओके क्लियर ना? ओके और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय ऑल, बाय ऑल। मैं सबके कमेंट देखूंगी तो सबको कमेंट करना है, ठीक है, कोई रह ना जाए भाई, मैं सबका कमेंट वेट करती रहूंगी, आपको कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स में। ओके